नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज खुलने जा रहे हैं और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को समझ लेते हैं। उसके बाद एक एक कर सारे ट्रिगर्स आपके सामने रखेंगे। स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, विदेशी बाजार आगे कैसे मुड़ते हुए दिख सकते हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 14,700 के आसपास यहाँ पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं जापान के बाजार की अगर बात करें, वहां पर भी करीब 125 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड आप देखेंगे। और इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स में भी मजबूती के साथ ही ट्रेड फिलहाल देखने को मिल रहा है। 33,694 के स्तर पर यहाँ पर कामकाज है। वहीं कल भारतीय बाजार जरूर बंद थे, लेकिन अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग जब हुई, एसएनपी ने लगातार 10वें दिन नए शिखर को छुआ। साथ ही पिछले 2 दिन से सीमित दायरे में कारोबार के साथ अमेरिकी बाजार में डाउ, वहीं नैस्डैक में ट्रेड हमने देखा। डाउ में कल फिर से एक अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिला और उसके बाद क्लोजिंग दिखी। तो कह सकते हैं अमेरिकी बाजार के संकेत भी 2 दिन के लिए अच्छे रहे। एशियाई बाजार की शुरुआत आज कैसी हो रही है, आगे कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें फोकस रखना है, एक बार जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक ही संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, थोड़े मिले जुले कह सकते हैं, बट एक्शन भरपूर रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है क्योंकि कोरोना मामलों की चिंता है। पर कल जब भारतीय बाजार बंद है तो एसजीएक्स पर भी एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा था। तो थोड़ा एक्साइटमेंट है, देखते हैं किस तरफ बाजार आज जाते हैं। अमेरिकी बाजारों में 2 दिनों से आप कहें तो मिला जुला ही कारोबार रहा है। हमने देखा कि परसों अमेरिकी बाजारों में थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा। डाउ लगभग 70 अंक फिसलकर बंद हुआ। कल उसके सामने 50-55 अंकों की बढ़त आती हुई देखी और नया इंट्राडे रिकॉर्ड भी आपने डाउ में देखा है। एसएनपी 500 वहां पर तो रिकॉर्ड प्रक्रिया बरकरार है, पर आखिरी घंटे में थोड़ी बिकवाली भी हुई और दिन की ऊंचाई से 180 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ और एसएनपी 500 ने भी लगभग अपने सारे गेंस दे दिए। परसों नैस्डैक पर 1% का उछाल था, कल नैस्डैक पर 1% की गिरावट है। तो नेट 2 दिनों में नैस्डैक एकदम फ्लैट हो गया है। दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स पर जरूर हमने दबाव आते हुए देखा है, पर एक अच्छी बात है, बिटकॉइन पर नजर डालिए, वहां पर नए रिकॉर्ड्स आते हुए दिखे हैं। 64,000 के पार बिटकॉइन जाते हुए दिखा है। और साथ ही क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस, ये यूएस में लिस्ट हुई है और लिस्टिंग के दिन ही 31% का इस पर उछाल आते हुए देखा है। तो नजर रखिए, क्रिप्टो मार्केट में भी भरपूर एक्शन आपको देखते आते हुए दिख रहा है। साथ ही बैंक शेयर्स में यूएस में अच्छा एक्शन दिखा। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, इन तीनों दिग्गज बैंक्स के दमदार नतीजे आते हुए दिखे, अनुमान से काफी बेहतर। यूएस मार्च रिटेल महंगाई अनुमान से बेहतर रही, 2.6% का उछाल वहां पर हमने दिखा है सालाना तौर पर। आज रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। यूरोप में मिला जुला कारोबार था, पर कच्चे तेल पर नजर डालिए, अमेरिकी भंडार गिरकर आए हैं और साथ ही अमेरिका में मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। 2019 के लेवल्स यानी कि प्री कोरोना के लेवल्स पर आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से तेल में बड़ा उछाल आया है। $67 के पार आपको ब्रेंट इस समय दिखेगा। सोना दायरे में है, डॉलर पर ऊपरी स्तरों से आपने दबाव देखा है। ओके, तो क्लियरली ये तो हुए विदेशी बाजार के संकेत। लेकिन मंगलवार के दिन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा, एक बार समझते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 731 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं 1948 करोड़ की खरीदारी। साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस की 244 करोड़ की खरीदारी है। तो वायदा बाजार में एफआईएस, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस कर रहे हैं खरीदारी, लेकिन कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े जरूर देखने को मिले हैं। ये तमाम संकेतों को देखते हुए एक दिन की छुट्टी के बाद आज वीकली एक्सपायरी के दिन जब हम खुले हैं, भारतीय बाजार के लिए संकेत कैसे अहम है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आज का दिन कैसा दिखेगा, जान लेते हैं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार के लिए आज संकेत कैसे हैं और पहली रणनीति आज फिर क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। संकेत ठीक है, दुनिया भर के बाजारों से कोई खास खराबी वाली बात नहीं है और लगातार 10वें दिन एसएनपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। डाउ भी कल सुस्ती के साथ बंद हुआ, लेकिन एक नया रिकॉर्ड बनाने के बाद तो ग्लोबल मार्केट तो बहुत मजबूत है और लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। हमारे बाजार लाइफ टाइम हाई से लगभग 1000 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जो परसों के सेशन में आंकड़े हैं वो एफआईएस की खरीदारी के और शॉर्ट कवरिंग के आते हुए दिखे हैं, वो भी बाजार में थोड़ा सा जोश भरने का काम करेंगे। दिक्कत वही कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर है।
हालांकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन का जो डर था वो लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही प्रतिबंध लगे तो मिले जुले संकेत दोनों तरफ के हैं आपके लिए, कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स। इन संकेतों के बीच में आज वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन आपको थोड़ा मजबूती वाला ट्रेड दिखना चाहिए और बाजार अगर फ्लैट खुलते हैं तो वहां से रिकवर करेंगे और एक बार मजबूती के साथ खुलकर थोड़ा बढ़ते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार होना चाहिए। 14,375 14,450 निफ्टी के लिए आज दिन में मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 14,675 14,775 ये 100 पॉइंट की रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा और वहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना नजर आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 30,725 30,800 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर एक बार 32,325 32,500 तक की जाने की बैंक निफ्टी की कोशिश हो सकती है। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार होना चाहिए। सुस्त या कमजोर शुरुआत हो तो वहां पर खरीदारी के मौके होंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो सुस्त या कमजोर शुरुआत होने पर खरीदारी के मौके ढूंढे। वॉलेटाइल सेशन हो सकता है क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है। दोनों तरफ के मौके बाजार में आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर हमें स्ट्रैटेजी मिल चुकी है। 14,375 से 14,450 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 14,675 से 14,775 इसे निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। वहीं बैंक निफ्टी 30,725 से 30,800 इस दायरे को निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप माने। वहीं 32,325 से 32,500 तक यहां पर ऊपरी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो कीजिएगा। कल दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने तिमाही नतीजे पेश किए। कैसे रहे नतीजे बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता आप जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं इन्फोसिस के नतीजे कैसे रहे? गुड मॉर्निंग मानसी। अब देखिए इन्फोसिस के नंबर्स अनुमान से कमजोर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे करीब 3.4% की, उसके मुकाबले केवल 2% की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई नजर आई है Q4 में। और साथ ही कंपनी की जो डॉलर आया है वो भी 3.9% के मुकाबले 2.8% ही बढ़ी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप मार्जिन भी देखें कंपनी की तो वहाँ पर भी गिरावट है करीब 1% की, 25.4% से घटकर 24.5% की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किए हैं। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो भी करीब 2.5% गिरकर आता हुआ नजर आया है। करीब 5,080 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने घोषित किया है। यही नहीं, कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस 22 से 24% जताई है और साथ ही जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसको भी 12 से 14% पे रखा है FY22 के लिए। और कंपनी का जो बायबैक साइज है वो 9,200 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है और साथ साथ जो बायबैक प्राइस आया है 1,750 रुपए प्रति शेयर का, हमारा जो अनुमान था बिल्कुल सटीक उसमें साबित होता हुआ दिखा है। हमने आपको 1,675 से 1,750 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक आने की उम्मीद जताई थी। और साथ ही कंपनी की अगर आप डील विंस की बात करें तो वहां तो काफी बड़ा कट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर आता हुआ दिखा है। $7.13 बिलियन का जो है पिछले क्वार्टर में इन्होंने टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू किया था और इस बारी $2.1 बिलियन पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स के फ्रंट पर तो काफी कमजोरी जो है अनुमान से हमें आती हुई दिखी है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से जो है कंपनी परफॉर्म करती है और साथ ही कंपनी की जो कमेंट्री है वो किस तरह से आती है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये रिव्यू हमें बताने के लिए। तो नतीजों के लिहाज से तो काफी कमजोर आंकड़े आते हुए दिखे हैं। स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है आज देखना जरूरी होगा। खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से अब समझते हैं। दीपांशु बताएं। एक और दिग्गज आईटी कंपनी के आज नतीजे हैं। विप्रो मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, साथ ही कैश मार्केट से टिनप्लेट के नतीजों पर नजर रहेगी। जेट एयरवेज केस की एनसीएलटी में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में फोर्टिस मामले पर भी सुनवाई होगी। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 1:5 का स्टॉक स्प्लिट शेयर विभाजन, आज इसकी एक्स डेट है तो आपको प्राइस भी एडजस्ट होते हुए देखेंगे काउंटर पर। टाटा मेटालिक्स, इनके नतीजे आए थे, थोड़े मिले जुले रहे। हालांकि आपने आय में 26% से ज्यादा का उछाल देखा है। कामकाजी मुनाफा भी 19% बढ़कर आया है, पर मार्जिन में 1.5% की गिरावट रही। सिकुड़े हैं 1.5% मार्जिन और मुनाफे में भी हल्की सी गिरावट देखी है 2.5% की। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, कमजोर नतीजे आए हैं। आय में आपने 22% की गिरावट देखी और मुनाफा 11% गिरकर आया है। ₹3 पर शेयर का FY21 के लिए इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है।
नेशनल फर्टिलाइजर और आरसीएफ ये नजर में रहेंगे। सरकार की नेशनल फर्टिलाइजर में 20% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचने की योजना है। कंपनी में सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी 75% से थोड़ी ज्यादा की है। आरसीएफ में भी 10% हिस्सा ओएफएस के जरिए बेचा जाएगा। फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी 75% की है। डीपैम ने मर्चेंट बैंकर्स और सलाहकारों के लिए 5 मई तक ईओआई मंगवाए हैं। साथ ही बीईएमएल पर भी नजर रहेगी। यहां पर जो जमीन बिक्री यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है उसके लिए 28 अप्रैल तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए गए हैं। टाटा मोटर्स Q4 अपडेट आया है कंपनी की तरफ से। ग्लोबल जैगुआर लैंड रोवर की होलसेल सेल्स में बढ़िया उछाल आया है। अगर आप सालाना तौर पर देखें तो 43% का उछाल है। अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो 55% का उछाल है। और पैसेंजर व्हीकल्स की ग्लोबल होलसेल्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी 39% का उछाल आपने देखा है। आदित्य बिरला कैपिटल पर नजर रखिए। बोर्ड ने आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी यानी कि जो इनकी एएमसी आर्म है उसके आईपीओ के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें आदित्य बिरला कैपिटल 28.5 लाख शेयर्स और सन लाइफ इंडिया 3.6 करोड़ शेयर्स बेचेगी। कुल 13.5% हिस्सेदारी के शेयर्स आईपीओ में बेचे जाएंगे। भारतीय एयरटेल कंपनी ने नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का ऐलान किया है। यहां पर इन्होंने डिजिटल कारोबार पर फोकस बढ़ाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। अब कंपनी के 4 वर्टिकल्स होंगे, डिजिटल, इंडिया, इंटरनेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर। वेदांता यहां पर भी नजर रखिए। ओपन ऑफर अपडेट आया है। हमने बता ही दिया था आपको कि ओपन ऑफर में कितने शेयर्स टेंडर हुए हैं। अब जितने भी शेयर्स टेंडर हुए हैं उसकी रकम का भुगतान कल तक पूरा कर दिया जाएगा यानी कि 16 अप्रैल तक। कुल 27.5 करोड़ शेयर्स ओपन ऑफर में टेंडर किए गए हैं। और अब इस प्रक्रिया के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी 55% से बढ़कर 65% से थोड़ी ज्यादा हो गई है। और फाइनली स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर भी नजर रखिए। ओपन रीच जो कि यूके की लार्जेस्ट डिजिटल नेटवर्क कंपनी है उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। अगले 3 सालों के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करने के लिए यह पार्टनरशिप की गई है। तो इस स्टॉक पर भी हमारी नजर रहेगी। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की कौन सी दमदार रणनीति बताई है, आइए अब वो देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स के अंदर अप्रैल सीरीज में 750 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप 29 रुपए पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 22 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 40। दूसरा डॉक्टर रेड्डीज ऊपर खुला लेकिन अंततः नीचे बंद हुआ, 4.4% नीचे बंद हुआ स्टॉक। और इसको इसके अंदर लगता है थोड़ी वीकनेस रह सकती है। तो इसमें सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि अप्रैल सीरीज में 4,900 स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप जो करीब मिलती थी 159 रुपए पे, आज उसको आप 140 रुपए के आसपास लें। इसमें स्टॉप लॉस रखें 100 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 210। तो अदानी पोर्ट 750 की कॉल खरीदने की राय, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट टारगेट 40, स्टॉप लॉस 22। वहीं डॉक्टर रेड्डीज अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4,900 की कॉल खरीदने की राय, शर्मा जी की तरफ से 210 के टारगेट, 100 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाना होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके सामने रख देते हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। करीब 4 कॉल्स है हमारे पास। सुवेन लाइव से शुरुआत करेंगे। चॉइस ब्रोकिंग की राय है खरीदारी की। याद रखिए जब मंगलवार को बाजार में ट्रेडिंग सेशन चल रहा था करीब 5% की बढ़त सुवेन में हमने देखी। टारगेट्स 94, स्टॉप लॉस 85 का यहां पर बनाकर आप चल सकते हैं, खरीदारी कीजिएगा। वहीं एचडीएफसी बैंक पर आनंद राठी की खरीदारी की राय है। करीब 3% की बढ़त मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने यहां पर देखी है। 1480 के टारगेट्स को मानकर चले, 1350 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय हीरो मोटो पर है खरीदारी की। 3030 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर 1350 का आपको मेंटेन करना होगा। वहीं एसबीआई लाइफ पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 920 के टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा। 881 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाइएगा। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक अब जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए इंडेक्स पर आपका आउटलुक क्या है, साथ ही आपके रिकमेंडेशन क्या रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले तो आज आपको और हमारे सारे दर्शकों को बंगाली न्यू ईयर का एकदम बहुत मतलब बधाई दे रही हूँ। आज बंगाली न्यू ईयर है, पूरा साल अच्छा रहे ये मेरा कामना है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। या थैंक यू। तो रहा सवाल मार्केट के, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैं लॉन्ग जाने का ही सजेशन दूंगी। 14,450 का एक सपोर्ट अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है तो कोई भी डिप में खरीदारी करने का सलाह होगा। 14,650 का पहला और 14,690 का दूसरा टारगेट के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को होल्ड खरीद करने का सजेशन है।
बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि एक 33,500 तक बहुत अच्छा सपोर्ट है, कोई भी डिप मिलते ही उसमें खरीदारी करना चाहिए और मुझे लगता है कि 31,400 का स्टॉप लॉस सही रहेगा। ऊपर में 32,150 से 32,300 का रेंज काफी भारी साबित हो सकता है, तो उसी के आसपास आने से एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। रहा सवाल स्टॉक्स की, तो मुझे लगता है कि उस दिन बहुत अच्छा रिकवरी देखा गया था परसों को टाटा मोटर्स में, तो उसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। 295 का स्टॉप लॉस, 307, 12 और 317 ये तीनों टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स को खरीदने का सलाह होगा। जिंदल स्टील में भी मुझे लगता है कि 400 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है। 415, 420 और 425 ये तीनों टारगेट्स के लिए जिंदल स्टील को खरीदने का सलाह होगा। तो स्टॉक्स में टाटा मोटर्स और जिंदल स्टील को मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ आज के दिन के लिए। बिल्कुल सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशंस आज के लिए हमें बताने के लिए। चलिए, तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन आईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज एंड करेंसीज के डीवीपी अनुज गुप्ता से हमने बातचीत की। कमोडिटी मार्केट्स को लेकर उनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। गोल्ड पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 46,900 के टारगेट्स को मानकर चले, 46,100 का यहाँ पर 46,900 के टारगेट्स को मानिएगा, 46,100 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं क्रूड में कच्चे तेल की चाल को देखते हुए भी खरीदारी की राय बनते हुए दिख रहे हैं। अनुज का मानना है 4850 के टारगेट्स को आप मानकर चले, 4630 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो क्लियरली गोल्ड में खरीदारी की राय, वहीं कच्चे तेल में भी जो करंट लेवल्स पर हम ट्रेड देख रहे हैं, इसको जानते हुए खरीदारी की ही राय अनुज की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो चला है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक्शन आपको बताने का। सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आज? गुड मॉर्निंग मानसी। इन्फोसिस के नतीजों से ब्रोकरेज हाउसेज निराश दिख रहे हैं। 2 रिपोर्ट्स आई हैं। फिलहाल सीएलएसए ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1660 के टारगेट्स दिए हैं। जो 2% की आय ग्रोथ देखने को मिली है वो थोड़ी सी निराशाजनक है, पर फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो कंपनी ने EBIT मार्जिन गाइडेंस दी है वो उनके अनुमान के मुताबिक है। वहीं क्रेडिट सुइस ने अपने लक्ष्य घटाए हैं, 1810 से लक्ष्य घटा के 1725 के कर दिए हैं। आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। इनका कहना है कि नतीजे इतने खास नहीं रहे, जिसके चलते इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 का जो आय अनुमान है उसमें 5 से 6% की कटौती की है। तो ऑल इन ऑल इतने अच्छे नतीजों के बाद नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे, जिसके चलते थोड़ी सी नेगेटिव साइड की ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स पे आज सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 4 टारगेट्स दिए हैं। चौथी तिमाही के जेआर के रिटेल बिक्री आंकड़े आए हैं, काफी मजबूत है। हालांकि वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है यूके और यूरोप में लॉकडाउन लगने की वजह से, पर आगे जाके वो भी स्थिर होगी। और साथ ही कंपनी ने जो फ्री कैश फ्लो की पॉजिटिव होने की गाइडेंस दी है वो भी उनके अनुमान के मुताबिक है, जिसके चलते उन्होंने 425 के टारगेट्स दिए।